हेलो और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के अंदर। दोस्तों, यूपीएससी सीएसई 2025 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। पीछे आप मेरे स्क्रीनशॉट देख ही पा रहे होंगे। यूपीएससी ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया है कि 979 वैकेंसीज हम लोग इस साल 2025 के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। खैर, ये वैकेंसीज बढ़ सकती है, माइनस हो सकती है। कहने की बात मेरी ये है कि अगर आप इस बार यूपीएससी सीएसई का फॉर्म भर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग करेंगे हिस्ट्री फ्रॉम बेसिक्स। आप पूछोगे कि हिस्ट्री फ्रॉम बेसिक्स की क्या आवश्यकता है मास्टर, तो भाई साहब, हिस्ट्री रिवीजन के थ्रू ही याद रहता हो। जो फाउंडेशन और बेसिक वाला याद रखोगे तो एडवांस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस बार यूपीएससी की नोटिफिकेशन ऑब्जर्व करोगे, अगर आपको उसमें कोई भी क्वेरी आ रही है फॉर्म फिलिंग के अंदर, तो ज़रूर से जुड़ सकते हो ऑन अन अकेडमी। हम लोग आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर्म अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर एकेडमिक इशू, रिगार्डिंग योर सर्टिफिकेट्स, रिगार्डिंग योर नेम, बहुत सारे बच्चों को उलझन होती है कि सर ऑप्शनल अभी तक हमने चूज़ नहीं किया है, उन सब की क्वेरी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर से जुड़ सकते हो। बाय द वे, याद रखिएगा कि 11 फरवरी इज़ द लास्ट डे फॉर फिलिंग अप द फॉर्म्स, तो उसके पहले डिसीजन ले लीजिएगा। खैर, आज हम लोग मिल रहे हैं प्रिसाइसली फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप कहोगे कि मास्टर, आज के दिन हड़प्पन सिविलाइजेशन? जी हाँ दोस्तों, सबसे बेसिक टॉपिक है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हम क्या कहते हैं कि इग्नोर करते हैं बेसिक एरियाज को और बेसिक टॉपिक को। और प्रॉब्लम हमारा यहाँ से ही शुरू होता है कि वी इग्नोर द बेसिक एरियाज एंड द इश्यूज अराउंड एंड वी गो फॉर द एडवांस स्टेजेस, बट उसमें हमारा कभी कभी ये बेसिक सवाल भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग रिवाइज करेंगे, विल ट्राई टू डू अ फास्ट ट्रैक रिविजन ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखने की कोशिश करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, समझने की कोशिश करेंगे कौन से फेजेस में होती है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज, लेट फेज कैसे निकल के आता है, इसमें कौन सी पर्सनालिटीज जुड़ी हुई थी, विच आर द पर्सनालिटीज हु आर एसोसिएटेड विद द सिविलाइजेशन। इसके रिलेटेड जो भी मैपिंग है, साइट्स है, इंपॉर्टेंट है, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और साथों के साथों हम देखेंगे इसकी पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इसके रिलेटेड जो भी पॉटरी के रिलेटेड जो भी प्रावधान थे, आर्ट एंड क्राफ्ट, और फाइनली इसके डिक्लाइन के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का हिस्ट्री फ्रॉम फाउंडेशंस। ये हमारी एक सीरीज रहेगी जहां हम लोग कोर एरियाज को, जहां से प्रोबेबल ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होने के या क्वेश्चंस की थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग को गेन करने के, उसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अन अकेडमी। आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर्म की लिंक अवेलेबल करवा रहे हैं, आप वो भरिए और हमारे क्लासेस या हमारी टीम से मुलाकात कीजिए। हमारी टीम आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। इसके सिवाय अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको वेलकम करता हूं अनअकैडमी के क्रैश कोर्स में। जी हाँ, प्रीलिम सेंट्रिक क्रैश कोर्स आपको अगले कुछ महीनों तक 11,999 के अंदर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी को हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं। और फ़ायदा ये है कि ये क्रैश कोर्स के अंदर अगर आपने प्रीलिम्स को क्लियर कर दिया तो आपको यहाँ पे मेंस का कोर्स फ्री में दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, you clear the prelims, enroll into this program, and if you are not able, if you want to appear for the mains, we are most welcome. We will help you out in clearing the mains examination. हमारा मेंस का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री में है। मॉक टेस्ट है, थियरी करंट क्लासेस आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर पूरा का पूरा जीएस सी सेट दोनों है। सी सेट के लिए आपको लोग से सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे 2026 2027 की भी बैचेस अवेलेबल है। आरंभ बैच, शिखर बैच, इग्नाइट बैच, आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके सिवाय हमारी 1 साल या 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन के अंदर भी ज्वाइन कीजिए। इनफैक्ट 18 मंथ सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलता है अनअकैडमी अश्योर। अगर आप 18 मंथ या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे हो अब संजोगवश, तो हम आपको एक्सटेंशन देंगे बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। आपने हमारी एग्जाम या टेस्ट सीरीज अपीयर करनी चाहिए, मिनिमम क्लासेस देखने चाहिए, तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट ज़रूर से हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, PN लाइव। इन सब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल मिल जाएगी। हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, 26 जनवरी को कंडक्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया। अगर आप यूपीएससी सीएससी के इस बार के एस्पायरेंट हो तो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करना ना भूलिए। खैर, मुद्दे की बात के ऊपर चले जाते हैं, इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर कि कहाँ से आपको सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसके अंदर से जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसके सेंटर की डिस्कशन करूंगा, राइट। तो आई विल नॉट गो हियर एंड देयर, मैं सीधा सीधा प्रश्न के ऊपर आऊंगा कि कहाँ से आ रहा है।
अब बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स से ही हमें याद रखना है, क्योंकि बेसिक्स के बेसिस के ऊपर जो एनसीईआरटी आपकी यूपीएससी के द्वारा कभी कभी क्वेश्चंस वहाँ से निकल के आते हैं, तो विल ट्राई टू एड्रेस देम अराउंड, है ना, हम उसी को ही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, फाउंडेशन से देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू गो फर्दर अराउंड। अब जैसे इंडस से एक सवाल आपको पर्सनालिटीज से आता है कि कौन से सिटी की डिस्कवरी किसने किया, राइट, तो दयाराम साहनी है, रखलदास बनर्जी है, अमलंदा घोष है, बीवी लाल है सर, ठीक है, अर्नेस्ट मके है, तो आपको कितने सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब ये पर्सनैलिटी एसोसिएटेड सवाल आया हुआ है, या आप देख लो पिछले साल के पेपर के अंदर यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस जहाँ से आपको पर्सनालिटीज़ के साथ जुड़े हुए जो एरियाज है, टॉपिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम भी वही ट्राई करेंगे कि पर्सनैलिटीज़ के बारे में जाने। अब देखिए इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि इंडिया में बहुत कम लोग जानते थे, राइट, ओके, ब्रिटिश काल के अंदर भी अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो वेरी फ्यू पीपल वर अवेयर अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन। वाई? बिकॉज ब्रिटिश का खुद का इंटरेस्ट था नहीं, इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो किसी को मिल नहीं रही थी, राइट, और मिल रही थी लोगों की इंटरप्रिटेशन अलग थी। जैसे भारत में एक संस्था बन के आई थी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसको फाउंडिंग करता है, राइट, बट वी विल नॉट अवेयर अबाउट दिस पार्ट। इनफैक्ट ब्रिटिश जब ये हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसी साइड से कुछ कुछ निकालते थे, ईंटें निकल रही थी या और कोई आर्टिफैक्ट निकल रही थी, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ब्रिटिश का इंटरेस्ट का जो रिसर्च का जो मुद्दा था वो कोई और मुद्दे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ह्यूएन सांग ने जो बताया है, बुद्धिज़्म के बारे में हम सर्च करते हैं, इंडिया की हिस्ट्री के रिलेटेड और जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है उसके ऊपर सर्च करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। शायद इसी का ही परिणाम था कि पहले ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। पर 1820 के दशक में, 1820s के दशक में वी विल कम टू नो कि पहली इसके ऊपर फाइंडिंग्स होने की शुरुआत हुई। कहाँ कहाँ होती है तो याद रखिएगा, समवेयर इन द 1820s वी विल कम टू नो कि चार्ल्स मेसन करके एक व्यक्ति था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसने हड़प्पा के अंदर वी विल कम टू नो की फाइंडिंग्स को किया था। बट ही कुड नॉट कोरिलेट कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। चार्ल्स मेसन नाम याद रखेगा, पीटी के अंदर आएगा कि वे चार्ल्स मेसन कौन था। अब जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि भाई ये जो महोदय है ये तो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए, राइट सर, ठीक है। वैसे चार्ल्स मेसन भी इंडस की डिस्कवरी के साथ प्रयत्न करने वाला था, पर उसने वो उस ऑब्जेक्टिव से नहीं देखा था, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1850s में या 1850 से भी पहले, थोड़े समय पहले आप देखोगे 1830s में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स को एक मिशन के तहत भेजा गया था जिसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री में बर्न्स मिशन, ओके। ये अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन को गवर्न करने के लिए भेजा गया था। उसको बाय बेंटिक एंड लेटर ऑन फिर ऑकलैंड के कार्यकाल में ये सब पूरी डिस्कवरीज हुई। तो उसने सिंध में एक जगह है आमरी, है ना, आमरी नाम की जगह है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत टिप्पणी की थी, पर ये उसमें भी कुछ नहीं बोल पाए। इंटरेस्टिंगली 1850s के दशक में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन एंड विलियम ब्रंटन सर, ठीक है। इन लोगों ने ब्रिटिश रेलवेज की स्थापना की थी। अगर आपको पता होगा 1853 में रेलवेज की डेवलपमेंट हुई, तो रेलवेज की जब डेवलपमेंट हुई तो फिर वो पटरियाँ लगाने शुरू करते अंग्रेज। तो ये जो पटरी लगा रहे थे तब 1853 में कनेक्टिविटी हो गई थी, है ना, बॉम्बे थाने के बीच में हो गई, फिर कलकत्ता रानीगंज के बीच में हुई, मद्रास आरकोट के बीच में डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई। तो उसमें यहाँ पे भी आपको मिलता है, राइट। अब इसमें भी इन्होंने हड़प्पा वाली लोकेशंस में किया, बट ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। इंटरेस्टिंगली 1900s तक ज़्यादा कोई डिस्कवरी आपकी होती ही नहीं, याद रखेगा। पहले बहुत लोगों को चीज़ें समझ में आ रही थी, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम को भी कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि यहाँ कुछ है, मतलब देर इज सम काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट आर बीइंग फाउंड, बट ही कुड नॉट फाइंड इट आउट सर, ठीक है। तो कनिंघम ने एक स्केच बनाया था, अगर आप ये स्केच देख रहे हो, पहला ये हड़प्पन सील्स का स्केच है। यू माइट बी अवेयर अबाउट हड़प्पा के छोटे छोटे स्कील्स है जो स्टेटाइट के अंदर से बनते हैं, राइट। तो कनिंघम ने ये जो सील्स बनाए थे उसके माध्यम से वी विल कम टू नो कि उसने इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बट समहाउ कनिंघम कुड नॉट एग्जैक्टली कोरिलेट कि ये है क्या, मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये जो क्या कहते हैं कि जो सील्स मिल रहे हैं वो है क्या सर, ठीक है। तो कहानी मुद्दे की बात आगे चलती है। वी विल सी कि 1800s और 1900s में तो ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। 1875 में कनिंघम ने वी विल सी कि हड़प्पा के सील्स के ऊपर अपनी टिप्पणी की थी। ये टाइमलाइन याद रखेगा क्योंकि टाइमलाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे ये जो टाइमलाइन है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही दी गई है, तो इससे ही आपको पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चलता है। इंटरेस्टिंगली आप लोग को बहुत सारे को ऐसी आइडेंटिटी है कि भाई हड़प्पा के ऊपर जो पहली डिस्कवरीज थी वो किसके द्वारा की जाती है, राइट।
तो दयाराम साहनी एंड रखलदास बनर्जी का नाम आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। तो दयाराम साहनी के लिए कहा जाता है कि वो हड़प्पा के साथ जुड़े गए हैं, एंड विल सी की रखलदास बनर्जी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी करते हैं। वी विल सी कि इनके इसी पीरियड के अंदर और भी लोग आपको मिलेंगे, तो इनका भी नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वे दयाराम साहनी इज एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन, एंड रखलदास बनर्जी सबको पता ही होगा मोहनजोदड़ो के साथ, मोहनजोदड़ो सिंध के अंदर आई हुई है। और फिर इसी को ही वी विल सी कि ग्रेजुअली आइडेंटिफाई किया गया बाय नन अदर देन जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल कौन था? जॉन मार्शल आपका डीजी था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया याद रखेगा कि इसकी स्थापना कनिंघम के द्वारा की गई थी। पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर आगे का काम मार्शल करने की कोशिश करेगा। अब मार्शल ने क्या किया कि उसने इसके ऊपर डिस्कवरी की, पूरी दुनिया को कहा कि भाई देखो वी हैव फाउंड अ न्यू सिविलाइजेशन, हमने एक ऐसी सभ्यता का उदय किया है या हमने उसको डिस्कवर किया है विच इज़ इक्विवेलेंट टू चाइना, विच इज़ इक्विवेलेंट टू इजिप्ट, है ना। कि चाइना में एक जो येलो रिवर सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इजिप्ट में नाइल वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, उतनी ही भव्य और महान और ऑलमोस्ट उनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की हमने डिस्कवरी की है। तो इनिशियल फेज में इन सब लोगों का काम आपको देखने को मिलता है when we see the history of the Indus civilization. Understood this part? तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। इंटरेस्टिंगली हमें ऐसा पहले ये देखने को मिलता है रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ही थे, बट हिस्ट्री की किताबें अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको एम.एस. वत्स का नाम भी देखने को मिलेगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि हु वाज एम.एस. वत्स? ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा, राइट? तो वी शुड आल्सो नो हिज नेम अराउंड कि भाई अलॉन्ग विद दयाराम साहनी एम.एस. वत्स का नाम भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने ही 1921-22 के ट्रांजिशन में जब डिस्कवरीज हुई थी तो ये सब जगह के ऊपर अपना कहीं ना कहीं रिसर्च के माध्यम से अपनी कंट्रीब्यूशन दी है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन हिस्ट्री इन द साइट्स। ओके, अब ये तो इनिशियल नाम है। ये नाम के साथ साथ आपको और भी नाम याद रखने हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। जैसे आपको 1920s में तो ज़्यादा कोई नाम नहीं देखने को मिलते हैं, बट अगर आप 1950s के बाद से लेके लेटर 1990s तक या 2000s तक देखोगे तो वी सी मेनी नेम्स इन द इंडस सिविलाइजेशन वी आर सपोज टू रिमेंबर। एक है आर.ई.एम. विलर। आर.ई.एम. विलर वी विल सी कि उनका नाम हमें याद पता होना चाहिए। विलर वाज आल्सो द डीजी ऑफ एएसआई, और फिर उसने डिक्लाइन थियरी के ऊपर भी अपना टिप्पणी की थी। एस.आर. राव ने वी विल सी कि लोथल की डिस्कवरी की 1950s में आज़ादी के बाद, या वी विल सी कि कालीबंगन के ऊपर फर्दर रिसर्च होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस बी लाल एंड बी के थापर के द्वारा, उसमें लाल साहब की कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वैसी ही कहानी आपको एम.आर. मुगल की देखने को मिलती है, वो भावलपुर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे नाम मिले। उसमें इंडियन नेम में आपको एक और नाम याद रखना है, आर.एस. बिष्ट। ओके, इंटरेस्टिंगली प्लीज रिमेंबर द क्रोनोलॉजी एज वेल। आपको ये क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मान्यवर क्रोनोलॉजी समझिए। यूपीएससी कभी कभी पीटी के अंदर क्रोनोलॉजी पूछता है, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो फिर से रिपीट होने की शक्यता होगी, राइट? तो हड़प्पीय सभ्यता में आपको एक तो क्रोनोलॉजी है, डिस्कवरी है, कौन सी साइट्स कब डिस्कवर हुई थी और उनके नाम पता हो जाने चाहिए। यहाँ ये स्लाइड में मैंने सब समझाया हुआ है कि जैसे लोथल में एस.आर. राव 1950s में निकल के आते हैं, राइट? लोथल कहाँ पे आया है? इधर आया, गुजरात के अंदर। अंडरस्टूड? विल फाइंड रंगपुर में भी आपको एम.एस. वत्स की कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। रंगपुर भी आपको यहाँ गुजरात के अंदर ही मिल जाएगा। अंडरस्टूड? देन सूरकोटड़ा है, धौड़ावीरा है सर, ठीक है। धौड़ावीरा के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक नाम आर.एस. बिष्ट का है। आर.एस. बिष्ट का नाम तो आपको मिलता ही है। साथों के साथों धौड़ावीरा के अंदर आपको और भी नाम देखने को मिलते हैं, जैसे जेपी जोशी जैसे स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जो काम करेंगे सर, ठीक है। सूरकोटड़ा आपको गुजरात के अंदर मिल जाएगा। तो ये सब गुजरात की साइड से मेजोरिटी, कुछ कुछ साइड्स आपको आइडिया रहना चाहिए। अभी मैं मैपिंग करवा दूंगा, चिंता मत करिए। कालीबंगन में आप देखोगे अमलंदा घोष, ये भी एएसआई के साथ जुड़े हुए थे। ये एक्चुअली दिस आर ऑल द पर्सनालिटीज ऑफ एएसआई ओनली। तो मैच द फॉलोइंग में एक बार आप देख लीजिएगा, एंड वी विल सी कि बनावली के अंदर भी आपको आर.एस. बिष्ट का नाम मिलता है। तो कुछ मैंने रेफरेंस बुक से लिए हुए हैं, कुछ मैंने एनसीईआरटी के अंदर से कोट किया हुआ है, पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक से अधिक प्रकार के लोगों की नाम आपको मिलती रहती है। इसमें जॉन मार्शल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्शल ने ही पूरी दुनिया में डिस्कवरी की घोषणा की थी कि भाई वी हैव फाउंड अ न्यू सिविलाइजेशन। तो 1924 की ये बात है। एक्चुअली इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, राइट? 2024 में इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो 1924 में पहली इसकी घोषणा हुई और 2024 में। तो पिछले साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीटी में सवाल आ जाए,
पर नहीं आया। तो इस बार तो मुझे ज़रूर से लग रहा है कि आपको सवाल आ सकता है, यूपीएससी गोल गोल करा के पूछेगा सर, ठीक है। इसमें व्हीलर का नाम भी याद रखेगा, क्योंकि व्हीलर ने डिक्लाइन थियरी के ऊपर भी बताया था। इनफैक्ट मार्शल है, जीएफ डेल्स है, ए स्टीन है, इन सब का नाम भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इंडस सिविलाइजेशन आप सबको पता ही है कि हज़ारों किलोमीटर में फैली हुई एक पूरी की पूरी सभ्यता थी, और जो ये हज़ारों किलोमीटर के अंदर फैली हुई सभ्यता थी वो कोई रातों रात तो बनी हुई सभ्यता थी नहीं सर, ठीक है। इसकी जब हम लोग ओरिजिन भी समझने की कोशिश करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, वी डू सी कि इनकी ओरिजिन कैसी रही है, ग्रेजुअल ओरिजिन रही है। ग्रेजुअल ओरिजिन का मतलब ये है कि भाई हमें ये पता चलता है कि इनका जो उद्भव हुआ था वो रातों रात ना हुआ, बट एक फेजिस वाइज आपको इनके यहाँ पे डेवलपमेंट मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई कितने फेजिस वाइज हुआ, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फेजिस, राइट, ओके। और हिस्ट्री के अंदर कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे फेजिस को, तो याद रखेगा है दोस्तों कि जब हम लोग इसके फेजिस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो हिस्ट्री में इसको ऐसा कहा गया है कि भाई ये 3 फेजेस में डेवलप हुआ है सर, ठीक है। 3 फेजेस में डेवलप हुआ है। पहला हुआ है अर्ली हड़प्पन सर, पहला फेज आपको मिलता है। लेटर पीरियड में या सेकेंड फेज में आपको मिलता है मैच्योर हड़प्पन, और तीसरे फेज में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलता है लेट हड़प्पन। अब इसकी टाइमलाइन याद रख देंगे मोटे मोटे तौर के ऊपर सर, ठीक है। आपका अर्ली हड़प्पन का जो पीरियड है वो 2600 बीसी के आसपास का बोला गया है, मोटे मोटे तौर के ऊपर। ये वेरी करता है बुक टू बुक। अब लेट्स सी यूपीएससी इसको वर्बेटिमली कैसे लेता है। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपका मैच्योर हड़प्पन पीरियड आता है। मैच्योर हड़प्पन पीरियड स्टार्ट समवेयर अराउंड 2200 बीसी सर, ठीक है। और तीसरा लेट हड़प्पन पीरियड आता है, वो 1800 बीसी के आसपास से हमें ये पता चलता है कि उभर के आया है सर, ठीक है। अब अर्ली हड़प्पन में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर इन द अर्ली हड़प्पन पीरियड सर, ठीक है। तो अगर आप अर्ली हड़प्पन पीरियड को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सर, ठीक है। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे जो माउस कर रहा हूँ वहाँ उस साइड के ऊपर, तो वी विल कम टू नो कि ये जो अर्ली हड़प्पन पीरियड है बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे नगर बनने शुरू हो गए थे, राइट। So in the early Harappan period, we will come to know कि small sites and small locations and small areas, and we can identify कि they had started coming into the picture around, so ठीक है। तो we will see कि in the early Harappan phase the village culture was more dominating, खाली इतनी चीज़ याद रखेगा। और छोटे छोटे क्राफ्ट वंस डेवलप हुए थे और एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट आपको मिलता रहेगा। अब अर्ली हड़प्पन की साइट्स कौन सी थी, तो शायद आपको नक्शे के अंदर तो ना दिखे, बट मैं खाली बोल देता हूँ। एक थी आमरी, आमरी AMRI सर, ठीक है। आमरी, आमरी यूज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। दूसरी थी कोटलीजी, कोटलीजी सर, ठीक है। ये दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट थी अर्ली हड़प्पन पीरियड में। अब ये कोई सिविलाइजेशनल फेज नहीं था, याद रखेगा। ये जो मैच्योर फेज है ना, इसी को ही सिविलाइजेशन कहते हैं। तो व्हेन वी से कि भाई हड़प्पीय सभ्यता है, हड़प्पीय सभ्यता है, तो हड़प्पीय सभ्यता क्या है, तो ये मैच्योर फेज है। लेट फेज जो है उसको डिक्लाइन के रूप में कहते हैं। डिक्लाइन का मतलब है कि ये वो पीरियड है जब हड़प्पीय सभ्यता का पतन होना शुरू हो चुका है, और इनके यहाँ पे सिविलाइजेशनल ट्रेट्स जो है वो धीरे धीरे करके मिसिंग हो जाएंगे। अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर इनके यहाँ कैसे हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशनल ट्रेट जो है वो मिसिंग हो रहे हैं सर, ठीक है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द सिविलाइजेशनल ट्रेट स्टार्टेड मिसिंग, ओके। तो मैं आपको थोड़े बहुत फीचर्स लिखवा देता हूँ कि जब भी हम लोग इनको कहेंगे कि भाई ये एक सिविलाइजेशन के रूप में थे, इनके सिविलाइजेशनल फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द हड़प्पीय सिविलाइजेशन, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट कि क्यों इनको सिविलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, सिविलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि भाई एक तो बहुत ही वास्ट एरिया कवर करता है, राइट, ओके। इनके अंदर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी इन थॉट्स, यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग, यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइन सर, ठीक है। ये लिखना जानते थे सर, ठीक है। ये अपनी स्क्रिप्ट डेवलप कर चुके हैं, राइट। तो एक सभ्यता के कंटेक्स्ट में आपको चीज़ें मिलती है। आप इनका टाउन प्लानिंग देख लीजिए, यू सी द केस ऑफ टाउन प्लानिंग, दे वर वेरी एक्सपर्ट पीपल अराउंड, राइट। इनको वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से आता था, और वाटर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि खाली क्या कह सकते हैं कि खेती कर रहे थे। ये टाउन के अंदर जो शहरों में पानी होता था उसको भी अच्छी तरह से मैनेज करते थे, राइट। तो इनको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी नॉलेज था, वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट के बारे में भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो इन्होंने बाथरूम बनाए थे, वाटर क्लोजेट्स बनाए थे, ड्रेनेज लाइंस बनाई थी।
खेती के पानी का उपयोग करते थे, मतलब डोमेस्टिक वाटर को कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में रीयूज किया जाए उसके लिए प्रयत्न किए गए थे। तो ये सब चीज़ें उसकी सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है। इनफैक्ट ये हमें पता चलता है कि ये एक शहरी सभ्यता थी, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे विस्तारों में फैली हुई थी सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इसका जो मुख्य आधार था वो ट्रेड एंड कॉमर्स था। इसका जो मुख्य सबसिस्टेंस था वो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट आपको मिलेगा। तो जो कोई भी सभ्यता व्यापार के आधारित चल रही है, वो वी विल सी कि खेती आधारित नहीं है, कला एवं संस्कृति का विकास हो चुका है, एक धार्मिक लाइफ आपको इस पीरियड के अंदर से देखने को मिली, यू विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस लाइफ एज वेल। तो इन सब चीज़ों के कारण इसको हम ये कहते हैं कि भाई ये एक सिविलाइजेशन का प्रकार है सर, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजेशन। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स एज वेल, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि क्यों इसको सभ्यता के रूप में कहा गया है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इन वॉट एरियाज दैट इट हैड एक्सपांडेड अप टू, एंड वाई वी विल फाइंड कि इसको हिस्ट्री के अंदर या कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रोमिनेंटली देखा गया है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जब हम लोग इसको ओवरऑल इसकी जोग्राफिकल स्प्रेड को देखते हैं तो वी शुड नो द लोकेशंस जहाँ जहाँ ये फैला हुआ है सर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि आपको मैपिंग के माध्यम से ही सीधा सीधा समझा देता हूँ, क्योंकि उससे हमारी बात क्लियर हो जाएगी, राइट, ओके। अब देखिए कि इसकी जो नॉर्थ मोस्ट टिप है वो मंडा नाम की जगह से आपको मिलेगी। अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको नक्शे के अंदर शायद दिख भी रहा होगा, मंडा कहाँ पे आया है, इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर सर, ठीक है। तो मैं पीछे यहाँ पे हाईलाइट करवा रहा हूँ, मंडा करके एक जगह आपको मिल जाती है, राइट, ओके। वैसी ही कहानी अगर आप इस साइड में देखोगे, जो इसकी ईस्टर्न मोस्ट टिप के रूप में हम लोग कह सकते हैं या वेस्टर्न मोस्ट टिप के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी अ प्लेस कॉल्ड एज सुक्ता गेंडोर या सुक्ता जेंडोर सर, ठीक है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड। ये कहाँ पे आया है? इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड। वेस्ट में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली कहीं पे पिन पॉइंट कर रहा हूँ, इट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान सर, ठीक है। इसी बेसिस के ऊपर से अगर आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो हमें ये पता चलता है कि आज के महाराष्ट्र के अंदर एक जगह आपको देखने को मिलती है दईमाबाद। कौन सी जगह मिलती है दोस्तों? दईमाबाद, ओके। तो ये जो दईमाबाद है ये वहाँ तक भी फैला हुआ है, एंड साइमल्टेनियसली वी विल ऑल्सो फाइंड कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड नियर मेरठ। मेरठ के पास आपको एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सर, ठीक है। ये चार उसके एक्सटेंशन हैं। इसके सिवा ये सिविलाइजेशन हमको भारत के बाहर भी या अफगानिस्तान तक देखने को मिलती है। जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको जगह देखने को मिलती है, एक जगह है जिसका नाम है शोरटूगाई, शोरटूगाई सर, ठीक है। तो ये 4-5 प्लेसेस हम लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी इसकी रीजनल साइट्स है, देयर आर साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। जैसे गुजरात में आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो धौड़ावीरा करके एक साइट है, देसलपुर करके एक साइट है, रोजड़ी करके एक साइट है, रंगपुर करके एक साइट है। देयर आर सो मेनी साइट्स विच आर लोकेटेड इन दिस रीजन, एंड यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको सवाल आएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई एम जस्ट जूमिंग इट इन टू गुजरात। मैं गुजरात के अंदर और जूम कर देता हूँ, और इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस आर ऑल द साइट्स विच आर लोकेटेड इन गुजरात इटसेल्फ सर, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो गुजरात में एक और साइट अगर आपको यहाँ लिखनी है तो लिख सकते हो नागेश्वर। नागेश्वर इज ऑल्सो अ साइट विच इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न टिप, है ना, जो आपके द्वारका के पास आपको मिल जाती है सर, ठीक है। तो दिस आर मेन साइट्स। उसमें लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है और धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरकोटड़ा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरकोटड़ा के अंदर हॉर्सेस के बारे में हमें पता चलता है, राइट। वैसे ही आमरी मैंने बताया प्री हरप्पन पीरियड से एग्जिस्ट करता था, अर्ली हरप्पन पीरियड में, या कोट डीजी आपको मिल जाता है। तो दिस आर ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस। वैसे सिंध में आपको मिलती है। सिंध में आप देखोगे तो चाणू दरो, अल्हादिनो, फिर एक जगह है बालाकोट। बालाकोट आप देखोगे तो एग्जैक्टली इंडस के डेल्टा के ऊपर बन के आया है, एंड इट इज स्पेसिफिकली सेंटर फॉर प्रोडक्शन एज वेल, ओके। चाणूदरो भी अगर आप देखोगे इट वाज आल्सो सेंटर फॉर प्रोडक्शन। वही कहानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंध के अंदर सबसे प्रोमिनेंट सेंटर हमको देखने को मिलता है मोनजोदड़ो, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है, राइट, ओके। तो यू शुड नो दिस इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इनफैक्ट मोनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। हड़प्पा कहाँ पे आया है? पंजाब में है, राबी नदी के किनारे है।
वैसे ही लोथल आप देखोगे तो आपको भोगावो नदी के किनारे देखने को मिलता रहेगा सर। अब धौलावीरा की हम लोग बात करेंगे तो धौलावीरा के कंटेक्स्ट में हमें पता चलना चाहिए कि धौलावीरा की खासियत ये है कि ये मनहर और मनसर ये करके दो नदियाँ थी, उसके बाजू बाजू से बीच में एक सिटी के रूप में आपको मिलता रहता है। देसलपुर के ऊपर ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है, क्योंकि देसलपुर इज अ साइट इन गुजरात बट इट इज़ एन हड़प्पन साइट। आपको पूछा गया था क्या ये मौर्यन साइट है कि नहीं है, मतलब 3-4 ऑप्शन दे दिए थे यूपीएससी ने और आपको बताना था आइडेंटिफाई करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मौर्यन साइट, है ना, कि मौर्यन पीरियड से इनमें से साइट कौन सी है। तो ये तो भाई हड़प्पा की साइट है तो कैसे मौर्यन होगी, बट वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट सर, ठीक है। इसके सिवाय हमेशा याद रखेगा कि जब जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स को देखेंगे तो वी विल फाइंड कि जो रबी के ऊपर है इंडस झेलम चेनाब वाली, वहाँ पे आपको साइट्स बड़ी साइट्स नहीं मिलेगी। मंडा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है सर, मतलब जम्मू के पास आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन द रीजन ऑफ पंजाब बट इट इज़ इन द रीजन ऑफ जम्मू, तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको रोपड़ मिलती है सर, है ना, पंजाब के अंदर बड़ी साइट्स के रूप में, या कालीबंगन है, या वी विल सी कि राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी के बारे में अगर आपको पता होगी तो इंडिया की आज की तारीख में सबसे कोई लार्जेस्ट साइट जो है वो कौन सी है, वो राखी गढ़ी ही मिलेगी सर। राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट इन द कंट्री, वी शुड बी अवेयर अबाउट द राखी गढ़ी एज वेल। खैर, तो ये मोटे मोटे है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बनावली है, भगवानपुरा है, अभी मैंने आपको बताया सर, ठीक है। बनावली और कालीबंगन में एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस हमको मिल जाते हैं। तो इस तरह से इनमें से कुछ कुछ लोकेशंस और मैपिंग ऐसी होगी जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको वर्बेटिमली सवाल यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों सर, ठीक है। मैं आपको मतलब आई एम नॉट काइंड ऑफ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ फियर इन योर माइंड, बट अगर आप यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के पेपर देखोगे तो सीधा फैक्ट पूछता है यूपीएससी, और फैक्ट में सीधा ही फट करके सवाल निकाल देता है कि भाई इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जहां हमें ये क्या कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले, कैनॉल इरिगेशन के एविडेंसेस मिले, कौन सी साइट में क्या क्या चीज़ें मिली। अब हड़प्पा के शहरों के थोड़ी बहुत फीचर्स के बारे में चीज़ें देख लेते हैं, फैक्चुअली याद कर देंगे। अब देखिए इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी तो हमें ये भी सवाल आना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन क्या खाई पिया करती थी, कैसे अपने धर्म को फॉलो करती थी, कैसे इनकी पॉलिटिकल व्यवस्था हुआ करती थी, राइट। तो याद रखना कि फूड एंड एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी बेसिस फॉर देयर सर्वाइवल। व्यापार तो बाद में कर रहेंगे, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आप सबको पता है लॉस्ट वेक्स टेक्निक को पुश करते हैं। तो इनके यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर एक्चुअली कल्टिवेटेड बाय द हरप्पन्स, तब गरबे हो रहे होंगे, अपने को याद नहीं रहेगा। सीसम इज द तिल सर, ठीक है। वीट क्यों, क्योंकि वीट इंडिजिनस है। बार्ली आप देखोगे जौ भी आपको मिलता रहेगा, राइट। विल ऑल्सो फाइंड राइस भी मिलता है, पर राइस बहुत लिमिटेड आपको मिलेंगे, वो भी बहुत लेटर स्टेजेस के अंदर आपको मिलते रहते हैं। बट कुछ लोगों का मानना है कि शायद तक राइस ये लोथल के अंदर या बाकी सारी जगह पर, एनसीईआरटी कहती है कि रिलेटिवली रेयर आपको मिलते हैं। मिलेट सेंट्रिक सिविलाइजेशन थी ये। मिलेट क्यों, क्योंकि वाटर इंटेंसिव नहीं होते हैं मिलेट्स, और हड़प्पा की ज़्यादातर साइट्स अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे आई हुई है, द मेजोरिटी ऑफ द साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन आर लोकेटेड इन दी एरिड एरियाज, है ना। तो जब ये एरिड एरियाज में लोकेटेड है तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि दे विल ऑल्सो बी कल्टिवेटिंग मिलेट्स अराउंड एज वेल, ओके। दूसरी, इनके द्वारा बहुत सारे जानवरों को भी वी विल सी कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए डोमेस्टिकेट भी किया गया, और फिर मीट ईटिंग भी मिलती है। ऑब्वियस है कि हाई प्रोटीन के लिए यूज़ करते होंगे। इंटरेस्टिंगली बफेलो और कैटल का यूज़ हो रहा था, तो हमें ये भी पता चलता है कि मिल्क और डेयरी का भी उपयोग करते होंगे। तो आपको यूपीएससी पीटी के अंदर सवाल पूछेगा कि दैट द इंडस पीपल वर अवेयर अबाउट डेयरी टेक्नोलॉजी एंड डेयरी इंडस्ट्री, वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट, की अगर सवाल आता है तो आंसर कर पाए हम लोग सर, ठीक है। वही कहानी अगर आप देखने की कोशिश करिए तो और चीज़ों के ऊपर हम जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर के एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिले। तो आपको टेराकोटा के प्ल के मॉडल्स मिले हैं सर, टेराकोटा के प्ल के मॉडल्स, ओके, चोलिस्तान और बनावली में। अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर ये चोलिस्तान कहाँ पे आया सर, ठीक है। तो देखिए चोलिस्तान इज द रीजन ऑफ द थार डेजर्ट। आज का जो थार डेजर्ट वाला जो रीजन है, जहाँ मैक्सिमम आपकी इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स आई हुई थी एक टाइम के ऊपर, ये रीजन को चोलिस्तान कहते हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक सेंटर आए हुए गनेरी वाल, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई एम जस्ट जूमिंग इट अराउंड, ये रहा गनेरी वाल।
गनेरीवाल आपको आइडिया रहना चाहिए कि इट इज अ सेंटर कनेक्टिंग मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, एग्जैक्टली बीच में आया हुआ सेंटर है सर, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे खेती होती थी। अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर यहाँ खेती कैसे हो सकती है, हाउ कम एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड ओवर हियर, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर के लिए तो पानी नहीं है सर, ठीक है, देयर इज नो वाटर अवेबिलिटी, और पानी की तो हमारे पास कोई एविडेंसेस यहाँ पे नहीं मिलती है। तो याद रखेगा कि दिस इज ऑल्सो द रीजन वेयर वी विल कम टू नो कि देर वॉज अर्स्टवाइल रिवर गॉडेस सरस्वती दैट यूज टू फ्लो सर, ठीक है। तो ये जो चोलिस्तान वाला जो रीजन है ना, अभी हमने बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ये चोलिस्तान वो रीजन है जिसके लिए कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो सरस्वती का जो हम लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ से फ्लो करती होगी सर, ठीक है। तो आज की तारीख में लुप्त हो गई है, बट हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैक्सिमम साइट्स पहले चोलिस्तान में मिलती है, बनावली में भी आपको एग्रीकल्चर के एविडेंसेस है, फैक्चुअली याद रखेगा। दूसरा, कालीबंगन में हमें पता चलता है कि एक प्लव फील्ड है ना, पूरा ग्रिड प्लानिंग किया हुआ, खेत में किसी ने हल चलाया हुआ है, कहाँ पे है, कालीबंगन में, फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये मल्टी क्रॉपिंग करते थे। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब ये है कि एक से अधिक क्रॉपों को ग्रो किया जाता है पूरे सीजन साइकिल में। इंटरेस्टिंगली इनके पास ये भी नॉलेज था कि एक से ज़्यादा क्रॉप पूरे साल में ग्रो करेंगे सर, ठीक है। सो दे विल ऑल्सो ट्राई टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन अ साइकिल। एक साथ दो क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे जो एक दूसरे के समर्थन में हो, मतलब दे कैन हेल्प इन फर्दर एग्रीकल्चर सर, ठीक है। एग्रीकल्चर में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हड़प्पन्स वर एक्सपर्ट इन डोमेस्टिकेशन एज वेल। घोड़ा इनको नहीं पता था, नो डाउट वी विल सी कि हमें पता है कि घोड़ा है, पर एक जगह है गुजरात में सूरकोटड़ा, कौन सी जगह है, सूरकोटड़ा। ये सूरकोटड़ा नाम की जगह में ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो हड़प्पन्स थे इनके द्वारा घोड़े का हड्डियां मिली थी, पर यूपीएससी डिनाई करता है। यूपीएससी कहता है कि इनको घोड़ा नहीं पता था, तो हम भी कहते हैं कि नहीं पता था, तो नहीं पता था। कैटल का कल्टीवेशन आपको बहुत किया गया, कैटल को जेबू कहते हैं, प्लीज रिमेंबर। ये हड़प्पा के सील्स में भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेकेंडली, हड़प्पन्स ने पानी का भी उपयोग किया है वाटर मैनेजमेंट के लिए। जैसे धोलावीरा करके जो शहर है, कहाँ पे आया है, खादीर बेट के अंदर, वेर इट इज लोकेटेड, खादीर बेट, ओके, फैक्चुअली इंपॉर्टेंट, लोकेशन मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछेगा यूपीएससी। खादीर बेट में आए हुए धोलावीरा के अंदर हमको वाटर के रिजर्वर्स मिले हैं। वही कहानी शोटुगाई के अंदर है। शोटुगाई एक्चुअली हड़प्पा की एक आउटपोस्ट हुआ करती थी। आउटपोस्ट समझ में आता है, आउटपोस्ट का मतलब है कि वो दूर दराज के विस्तार के अंदर वहाँ ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कस्बा बसाया था हड़प्पन्स ने। तो ये जो आउटपोस्ट इन्होंने बनाई थी, वहाँ पे वी विल कम टू नो कि ये कैनॉल इरिगेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है। तो ये एक रेयर एग्जांपल है। धोलावीरा के अंदर आपको डैम के भी एविडेंसेस इनडायरेक्टली मिल जाएंगे इनके द्वारा, और वेल्स का, कुओं का भी उपयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो में आपको सैकड़ों वेल भी देखने को मिलते हैं। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि इन धोलावीरा देर इज एन एविडेंसेस ऑफ स्टेप वेल। स्टेप वेल का मतलब है बावड़ी, जिसे हम लोग वाव के रूप में भी कहते हैं आज की तारीख में, राइट। तो दिस आर ऑल द फैक्चुअल डिटेल्स जो आपको मैच द फॉलोइंग में कहाँ कहाँ आपको पूछे जा सकते हैं। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट, राइट। अब सवाल ये आता है कि इनके यहाँ ग्रिड प्लानिंग थी, आप सबने पढ़ाई है सर, ठीक है। रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट कट आउट करते थे। जो घर के दरवाजे थे वो मेन रोड के ऊपर नहीं होते थे। वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हुआ करता था। अब हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो इनकी एक तो सिटाडेल की व्यवस्था, कि ऊपर टॉप में सिटाडेल होता था। सिटाडेल इज फोर्ट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो वेस्ट में आपको देखने को मिलता है। और लोअर टाउन, लोअर टाउन का मतलब ये है कि जो कॉमन मैन जो है वो नीचे रहते थे ऑन द ग्राउंड सर, ठीक है। इन दोनों के बीच में वी विल कम टू नो कि दो एरियाज आपको मिल जाएंगे, ये मोहनजोदड़ो से लेके लोथल से लेके और भी शहरों के अंदर मिलता है। इंटरेस्टिंगली सिटाडेल क्यों बनता है, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं। हमें सिटाडेल के बारे में फैक्ट पता होनी चाहिए कि फैक्ट क्या है सर, ओके। तो फैक्ट ये है कि नॉर्मली सिटाडेल दो पार्ट्स को डिवाइड करता है, अपर एरिया एंड लोअर टाउन सर, ठीक है। धौलावीरा और लोथल एक ऐसे सेक्शन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं कि जहां सामान्यतः आपको सिटाडेल तीन पार्ट में डिवाइड होते हुए, या टाउन को ही तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा। वी विल ऑल्सो फाइंड कि लोथल का जो सिटाडेल है उसको अलग तरह से डिजाइन किया, जैसे कि एनसीईआरटी कहती है कि द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट अ हाइट, है ना, वो हाइट के ऊपर बनता है, उसके आजू बाजू में दीवारें नहीं थी।
वैसे ही कालीबंगन में कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था है, ये फैक्चुअली हमको क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिटाडेल के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, शायद रूलिंग क्लास यहाँ पे रहा करता था, ऐसी हमारे पास चीज़ें प्रतीत होती है। वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट अराउंड सर, ठीक है। तो ये प्रकार की व्यवस्था है। इनफैक्ट इनके शहरों के अंदर बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम थी, आप सभी को पता ही होगा। ये सब छोटी छोटी बातें फैक्चुअली हम मतलब रिवॉइस करने के लिए कर रहे हैं, बट हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए कि इतनी बड़ी सभ्यता इतने 800-900 साल तक टिकती है, उसके पीछे का एक मुख्य कारण क्या था? तो व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन? दैट वाज द ट्रेड एंड कॉमर्स बिहाइंड दैट। ओके, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये नगरीकरण को दर्शाता था, बड़े बड़े शहरों की निर्माण की गई, छोटे छोटे शहरों की निर्माण की गई। अब नगरीकरण में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे? तो हमेशा याद रखेगा आपको सवाल इनके ट्रेड एंड कॉमर्स से आएगा कि भाई इनके द्वारा मेटल की वस्तुएं बनती है, इनके द्वारा वी विल कम टू नो कि इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं ज्वेलरी बनाई जाती है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इन्होंने ब्रॉन्ज की कास्टिंग की थी, राइट। ओके, तो ब्रॉन्ज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, आपको सिल्वर चाहिए, आयरन इनको नहीं पता था, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दे वर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ आयरन, बट बियॉन्ड आयरन दे वर नोइंग मेनी अदर थिंग्स। ओके ना, और भी चीज़ों को ये लोग जानते थे। तो सवाल यहाँ से ये निकल के आता है कि भाई ये वस्तु कहाँ से लेके आते थे बनाने के लिए सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि दे ब्रॉट डिफरेंट मटेरियल्स, स्टोन की ज्वेलरी हो गई हो, अलग 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 प्रकार के बीड्स थे ना, तो वो कहाँ से, जैसे शेल की मैन्युफैक्चरिंग, जो अलग अलग वस्तुएं ज्वेलरी, वो नागेश्वर और बालाकोट के अंदर आपको वहां से ही रॉ मटेरियल प्रोक्योर हो जाते थे, छोटी मोटी बनती थी। लैपिस लजुली एक पत्थर है, ये कहाँ से लेके आते थे? शोटुगाई से। कार्नेलीन ये भी एक पत्थर का प्रकार है, लोथल से। स्टीएटाइट राजस्थान से। और कॉपर जो है राजस्थान और ओमान से। इंटरेस्टिंगली कॉपर जो आता है वो खेतरी करके माइन से आता था। खेतरी वॉज एक्चुअली पार्ट ऑफ द गणेश्वर कल्चर। ये गणेश्वर कल्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर के रूप में आपको मिलेगा, एंड वी विल फाइंड कि उसके साथ ये लोग कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जैसे चाणू दरो था। चाणू दरों में सिंध में आपको बीड मेकिंग मिलता है, अलग अलग प्रकार के मणके बनते थे, शेल मेकिंग, बीड मेकिंग, बहुत सारी। और बहुत छोटा सेंटर था, वहाँ आपको कोई सिटाडेल भी नहीं मिलता है। वी विल ऑल्सो फाइंड ये बीड मेकिंग इंडस्ट्री एक वर्कमैनशिप को भी दर्शाती है। वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट अराउंड। नागेश्वर एंड बालाकोट मैंने बताया कि ये भी आपके शेल की वस्तु बनाने के लिए जाने जाते हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर और हड़प्पा में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का भी डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा, राइट। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट एज वेल। सेकेंडली, हड़प्पन्स के आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई ये जो व्यवस्था क्रिएट हुई है उसमें सवाल ये भी आता था कि ये वस्तुएं कहाँ से लेके आते थे। तो शोटुगाई से, अफगानिस्तान से जो कनेक्टिविटी, वहाँ से लेपिस लजुली मिलता था। लोथल से और भरूच वाले रीजन से कार्नलीन मिल जाता था। स्टीएटाइट गुजरात, मेटल खेतरी राजस्थान के अंदर से मिल जाएगा। और बालाकोट नागेश्वर में शैल मिलता था, इसे इन्होंने वस्तुएं बनाई। ये वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें बनाई? तो इनके द्वारा सील्स बने। ये सील्स क्या दर्शाते हैं? व्हाट डज दिस सील सिग्निफाइज अराउंड? इफ यू आर एबल टू रिकॉल, the seals signify the fundamental development, and the development is mainly related to the religion. It is also signifying the development of script. It is signifying the development of education. It is signifying the development of symbols, right? तो ये सिम्बॉल्स के रूप में थे। जैसे ये पशुपति का सील है, बड़ा फेमस हुआ था, इसको लेके काफ़ी सारे लोगों ने ओपिनियंस दिए थे कि ये पशुपति कौन है सर, ठीक है, और इनकी किस तरह से देखते हैं। इसका धार्मिक उपयोग भी था, इसका रिलीजियस उपयोग भी था। कुछ लोगों का मानना था कि ये क्लैन बेस्ड था। और ये सील्स के ऊपर जो भाषा लिखी गई है, वो भाषा आज की तारीख में हम उसको क्या कहते हैं कि डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे, पर अगर डेसिफर हो गई सर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाएगी। इट इज़ अनडेसिफर्ड एज ऑफ नाउ। देर इज रिसर्च गोइंग ऑन रिगार्डिंग दी डेसिफराइजेशन ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। एक स्कॉलर है ईरावतन महादेवन, शायद आपको पूछा जा सकता है पर्सनालिटीज़ में, उनके द्वारा प्रयत्न किया गया था इंडस जो स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बट ई स्टिल नॉट एबल टू डू इट अराउंड। खैर, तो इसके ऊपर आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ये बूस्ट्रोफेडन वे में लिखा गया है। बूस्ट्रोफेडन का मतलब है जिगजैग, बुल लाइक आपको देखने को मिलता रहेगा। वी शुड बी अवेयर अबाउट हाउ द बूस्ट्रोफेडन राइटिंग, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, बुल लाइक आपको मिलती रहेगी। इंटरेस्टिंगली ये सील्स में राइटिंग मिलती है, और भी चीज़ों में आपको राइटिंग मिलती है सर, है ना। मतलब हड़प्पन वॉज अ वेरी लिटरेट सिविलाइजेशन, मैंने आपको बताया। इंटरेस्टिंगली इसमें धोलावीरा में एक अल्फ़ाबेट या एक सील मिला है, एक बड़ा सा टैबलेट मिला है
जिसमें 26 साइंस है। याद रखिएगा, धौड़ावीरा इज अ प्लेस वेयर वी विल फाइंड कि ऑलमोस्ट 26 साइंस आर फाउंड सर गेटिंग ओपन। ओके, इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, ये दर्शाता है कि इनको लिखना आता था। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, एंड वी विल फाइंड कि इसमें बहुत सारी साइंस मिलती है, इसमें एनिमल्स बहुत सारे मिलते रहते हैं। अब मुद्दे की बात आपको ये मिलती है कि ये जो सील्स है इसमें कौन से एनिमल्स के बारे में पता चलता है। तो टाइगर के बारे में पता चलता है, इसमें कैटल के बारे में पता चलता है, कैटल को क्या कहते थे, जेबू। इसमें यूनिकॉर्न के बारे में पता चलता है, राइट? ओके, इसमें ये सील्स की रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी, तो हमें ये भी पता चलता है कि हड़प्पा के जो सील्स थे उसमें धार्मिक रूप से, है ना, इनकी मदर गॉडेस या एक देवी की इमेजेस भी है। इसमें आपको डियर के बारे में पता चलता है, इसके अंदर आपको एलिफेंट के बारे में पता चलता है सर, ठीक है। तो देर आर सो मैनी एलिफेंट्स एनिमल्स। इसमें आपको राइनो के बारे में पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा प्रकार के जानवरों के बारे में भी हमें ये नॉलेज देता है, इंक्लूडिंग बफेलो एज वेल सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि फिश की इमेजेस आपको मिलती है सर, ओके, बट ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो बूस्ट्रोफेडन है वे में लिखी गई है, और ये पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि भाई उसमें पिक्चर्स इमेजेस के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट ओवरऑल थीमेटिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन एज वेल। अब सवाल ये आता है, मुद्दे की बात ये आती है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई सर, ठीक है। तो इन्होंने वी विल सी कि वेट्स एंड मेजर्स का भी डेवलपमेंट किया। जैसे अगर आप देखोगे तो ये सभ्यता के रूप में इनको काउंटिंग आता था, इन्होंने ये छोटे छोटे मणकों का उपयोग किया है। याद रखेगा, ये बाइनरी और डेसिमल सिस्टम के अंदर दोनों में जानते थे। मेटल स्केल पांस भी इन्होंने यूज़ किया और छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करके ये स्टेट की अथॉरिटी को भी दर्शा रहे थे। अब सवाल ये है कि इतना सारा एक्सचेंजेस हुआ, वस्तुएं लेके आए, इन्होंने बनाया आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उससे लोकल ट्रेड मिलता है। हमेशा याद रखिएगा कि हड़प्पा में ये जितने भी सेंटर्स थे ना, दे वर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर। अभी मैंने आपको सेंटर्स बताया ना, ये वाले सर, ठीक है। तो राइट फ्रॉम लोथल टू मोनजोदाड़ो टू धौड़ावीरा टू राखीगढ़ी, दे वर ऑल कनेक्टेड विद इन ईच अदर। इनफैक्ट राखीगढ़ी के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राखीगढ़ी एक ऐसा साइट है जो है विच इज़ दी बिगेस्ट साइट, है ना। अगर आपको पूछा जा सकता है कि भाई विच इज़ द बिगेस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट कि इट इज़ राखीगढ़ी। ये रहा राखीगढ़ी आप सबके लिए। एंड आलमगीरपुर उससे थोड़ा साइड में है, इट इज़ लिटिल बिट ऑन द साइड अराउंड, ठीक है। बट एटलीस्ट अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आई डू नॉट वांट यू कि आप सफ़र करो उसके अंदर से। खैर, अब मुद्दे की बात के ऊपर चलते हैं कि भाई व्यापार बहुत हुआ, इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ। इन्होंने लैंड और वाटर दोनों के रूट का यूज़ किया है। दे हैव यूज लैंड एंड वाटर रूट्स फॉर इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स। आपके पास ऐसे टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से इन्होंने व्यापार को और बढ़ावा दिया था। ऐसी भी हमें चीज़ें प्रतीत होती है। और इन्होंने बाहर भी व्यापार किया था, आउट ऑफ द कंट्री। कहाँ पे? तो इन्होंने व्यापार किया था मगन के साथ, इन्होंने व्यापार किया था दिलमुन के साथ, और इनका जो व्यापार था ये मेसोपोटेमिया के साथ भी चलता था सर, ठीक है। अब देखिए, कट टू साइज आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्यापार कैसे होता था। तो लोथल नाम की जगह है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डॉकयार्ड हुआ करता था। डॉकयार्ड का मतलब ये है कि एक पोर्ट हुआ करता था। यहाँ से जहाज में बैठ के दे यूज्ड टू गो ऑल द वे अप टू मगन, मगन से शायद दिलमुन तक। और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते थे, दे यूज्ड टू कम डाउन साउथ एंड दे यूज्ड टू एक्सचेंज थिंग्स अराउंड। अब यहाँ कैसे हमें पता चला कि दिलमुन मगन तक इनका व्यापार चलता है? तो आपको सील्स मिले हैं, हड़प्पा के जो सील्स अभी मैंने आपको बताए वो वेस्ट एशिया में भी मिले हैं। मगन इज मॉडर्न डे ओमान, दिलमुन इज मॉडर्न डे बहरीन, ओके। एंड मेसोपोटामिया इज अ प्लेस जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट था, और ये लोग हड़प्पान्स को मेलुहा कहते थे। अंडरस्टूड? शायद सुक्ता जेंडोर से भी व्यापार होता होगा, क्योंकि ये भी आज के बलूचिस्तान वाले रीजन्स के अंदर आया हुआ है, राइट। तो वी शुड बी नोइंग अबाउट द लोकेशंस, हमें उनकी लोकेशंस के बारे में और बाकी सारे वस्तुओं के बारे में भी पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है। तो व्यापार काफ़ी बढ़ता है। वी विल सी कि ये व्यापार बढ़ने के कारण इनकी लग्जरी बहुत अच्छी होती है, मतलब लाइफ में थोड़ी लग्जरी आती है। अब जैसे फाइंस करके एक मटेरियल है, ये परफ्यूम की लिए यूज़ करते थे उसको अंदर रखने के लिए। फाइंस के पॉट्स मिले हैं आपको सर, ठीक है, छोटे छोटे बर्तन मिले हैं जिसके माध्यम से ये लोग उसमें परफ्यूम ली रखते थे। तो ये उनकी प्रॉस्पेरिटी दर्शाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर आपको फाइंस के मटेरियल से बने हुए पॉट्स मिलते हैं, दैट शोज द प्रॉस्पेरिटी अराउंड, राइट, ओके।
तो वी विल फाइंड कि इनके यहाँ गोल्ड की भी नॉलेज थी, इनको सिल्वर की भी नॉलेज थी, याद रखेगा। अभी मैं आता हूँ गोल्ड सिल्वर की कहानी किस तरह से चलती है। अब मुद्दे की बात के ऊपर आता है कि इतनी बड़ी सभ्यता इन्होंने बनाई, हड़प्पन्स ने, बाहर भी व्यापार कर रहे थे, इंटरनल भी इनका अच्छा खासा चल रहा था। इनके बीच में टाउन प्लानिंग में यूनिफॉर्मिटी है, ईंटों में यूनिफॉर्मिटी है, स्क्रिप्ट में यूनिफॉर्मिटी है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी है। तो क्या कोई राजाशाही शक्ति थी कि नहीं थी? तो याद रखेगा कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जब जब हम लोग डिस्कशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी, तो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वी नेवर डिनाई कि इंडस सिविलाइजेशन वॉज नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल सिस्टम, बट क्या उसमें राजा था? क्या उसके अंदर कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, कोई रिपब्लिकन था, कोई एक फेडरल पॉलिटी हुआ करती थी? उसके बारे में हमें चीजें नहीं पता है सर, ठीक है। हम जब इंडस सिविलाइजेशन को देखते हैं ओवरऑल, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनके अंदर बहुत सारी समानता है, साम्यता है। वो दर्शाता है कि एक राजकीय संस्था का विकास हो चुका है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि वी आर नॉट श्योर कि उसमें कैसी प्रकार की, तो नेचर ऑफ पॉलिटी क्लियर नहीं है। इनफैक्ट अमुक लोग राजा हुआ करते थे, देयर वाज नो इक्वालिटी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि कुछ लोगों का ये मानना है, देयर इज वन पॉइंट ऑफ व्यू कि एवरी वन वॉज इक्वल, पर ये आज की तारीख में गलत है, क्योंकि ऐसे मूर्तियां मिली है प्रीस्ट किंग की, अगर आपको पता होगा ये वहाँ का थानोस था। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ एक से ज़्यादा रूलर्स है, हड़प्पा का अपना रूलर है, लोथल का अपना है, इन सब ने एक संघ बनाया था। कुछ लोग कह रहे थे कि देयर वाज अ सिंगल स्टेट। सिंगल स्टेट का मतलब है कि वहाँ एक सिंगल सेंट्रलाइज पावर था। तो वी डू नॉट नो द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर प्रेजेंट, खाली उतना याद रखेगा। राजकीय शक्ति और सत्ता हुआ करती थी। अगर पीटी में स्टेटमेंट आता है कि वॉज देयर एनी प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो वी से यस, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट, प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, ओवरऑल वर्किंग, वेट्स एंड मेजर्स एंड अदर थिंग्स अराउंड, जो यूनिफॉर्मिटी इन थॉट्स एंड आइडियाज आपको मिलती है along with regional variations as well, right? There was a rich class जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनता था, जो सिल्वर की वस्तुएं पहनता था, फाइंस जैसे ऑब्जेक्ट्स को अपने घर पे रखता था। वो पत्थर से उन्होंने परफ्यूम के लिए पॉट्स बनाए थे सर, ठीक है। और वो कालीबंगन बालीबंगन जैसे जगह पे नहीं मिलता है। मतलब ये दर्शाता है कि इनके यहाँ एक राजकीय शक्ति भी हुआ करती थी। इसके सिवाय इनकी सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, हमेशा याद रखेगा। तो देखिए, हड़प्पन्स को बड़े सेक्युलर सिविलाइजेशन के रूप में कहा गया है, क्योंकि धर्म था पर धर्म डोमिनेट नहीं कर रहा था। बहुत सारी वे ऑफ वर्शिप आपको मिलती है। इनफैक्ट इनकी समाज व्यवस्था में भी एक हायरार्की थी। हायरार्की कैसे थी कि उसमें एक अमीर वर्ग था, उसमें एक गरीब वर्ग था, उसमें एक धनिक वर्ग था, उसमें एक मिडिल क्लास था, उसमें एक मैन्युफैक्चरर्स थे, उसमें बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग थे। अब हमें कैसे पता चला? तो घरों की साइज छोटी बड़ी थी, द हाउसेस वर बिग एंड स्मॉल अराउंड। तो छोटे घर जिनके थे उनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि भाई ये कॉमन मैन होगा। कुछ घर बड़े थे, पैलेसेस मैंने बताया, सिटाडेल था वेस्ट के अंदर, तो वो दर्शा रहा था कि भाई इनके यहाँ एक रूलिंग क्लास भी आपको मिलता रहता है, राइट। ज्वेलरी पहनी हुए कुछ लोगों ने बरियल्स में, इनके बरियल्स मिले हैं जिनको दफनाया जाता है, तो उससे भी हमें चीज़ें प्रतीत हो रही थी सर, ठीक है। तो इन सब से हम ये कह सकते हैं कि भाई दे वर फॉन्ड ऑफ, वी कैन से, सोशल स्टेटस, बट इसके बीच में इक्वालिटी शायद नहीं होगी। तो इनकी समाज इक्वल नहीं थी, वैसी चीज़ तो आपको देखने को मिलती रहती है। इंटरेस्टिंगली बरियल चीज़ों में इतनी हाईफाई ज्वेलरी नहीं मिलती। तो एनसीईआरटी कहती है कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। मतलब अगर कोई व्यक्ति का बरियल मिला है हड़प्पा के अंदर से, मोहनजोदड़ो से, तो वहाँ कोई प्रीशियस वस्तु नहीं मिलती है, वैसी भी चीज़ें आपको प्रतीत होगी। पर इनके यहाँ ज़रूर से एक सोशल हायरार्की थी, रिच पुअर के बीच में डिफरेंसेस भी आपको मिलते रहेंगे। धार्मिक जीवन था इनका, पर सेक्युलर लाइफ था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अलोंग विथ रिलीजन दे यूज टू हैव अ वेरी सेक्युलर वे ऑफ लाइफ। ये अलग अलग प्रकार की प्रकृति पूजा करते थे। इनके सील्स के ऊपर से जानवरों के बारे में पता चलता है। मूर्ति पूजा करते थे, प्रकृति पूजा, नेचर की वर्शिप करते थे, रिचुअल बेदिंग करते थे। अगर आपको पता होगा मोहनजोदड़ो के अंदर रिचुअल बाथ हुआ करता था, तो उससे समझ में आ रहा है कि भाई इनकी जो सभ्यता है वो किस तरह से चल रही है, राइट, ओके। मदर गॉडेस को इन्होंने वर्शिप किया था। और वी विल ऑल्सो फाइंड कि ये मृत्यु के बाद के जीवन में भी मानते थे। मतलब ये कोई धर्म या रिचुअल्स को मानते, कैसे? तो कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको डेड बॉडीज को कॉपर मिरर्स के साथ बरी किया गया है, जो कॉपर के जो मिरर्स थे उसके साथ, ओके। अब कॉपर इनको राजस्थान से मिलता था, टिन अफगानिस्तान से लेके आते थे, वहां से ब्रॉन्ज की वस्तु बनाते थे सर, ठीक है, लॉस्ट वेक टेक्निक्स के माध्यम से। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। तो इनको अलग अलग तरह से इंटरप्रिट किया गया। जैसे ये जो एक आपको सील मिला है, ये पशुपति का सील है। अगर आप
मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे, समवेयर ओवर हियर सर, ठीक है। सो दिस सील हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ पशुपति सील। दिस इज द पशुपति सील आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें बहुत लोगों ने कहा है कि ये शिव जी है। इसमें आपको जो जानवर है वो भी मैंने बताया, राइनो है, विल कम टू नो की काइंड ऑफ एलिफेंट है, टाइगर है सर, ओके, बफेलो या जेबू, बफेलो के रूप में कहा है, कुछ लोग जेबू कहते हैं उसको। नीचे डियर आपको मिल जाएंगे और माथे के ऊपर हेडगियर पहना हुआ है, फिश की इमेजेस आपको मिल जाएगी। तो ये कोई रिलीजियस एलिमेंट को दर्शाता है। इंटरेस्टिंगली रिलीजियस एलिमेंट के कंटेक्स्ट में हमें ये भी चीज़ पता चल रही थी कि ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको छोटे 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 पत्थर दिखेंगे। इसको शिवलिंग के रूप में कहा है। किसी ने कहा है कि ये मदर गॉडेस है। मदर गॉडेस आप देखोगे कालीबंगन की साइड के ऊपर आपको अलग तरह से मिलती है, हड़प्पा में अलग तरह से मिलती है। तो धार्मिक जीवन था पर सेक्युलर लाइफ थी, याद रखिएगा। इनफैक्ट हड़प्पन्स आर्ट एंड क्राफ्ट में वीविंग में भी बहुत सारी चीज़ें जानते थे। वीविंग कैसे पता चला? तो ये अगर आप प्रीस्ट किंग को देखोगे, यू सी द प्रीस्ट किंग अराउंड हियर, प्रीस्ट किंग ने जो चद्दर ओढ़ी हुई है, काइंड ऑफ वी विल सी कि उनके द्वारा जो कपड़ा पहना हुआ है, ये कोई टेक्सटाइल डेवलपमेंट को दर्शाता है। यू कैन सी ओवर हियर, है ना। तो इट शोज सम काइंड ऑफ टेक्सटाइल डेवलपमेंट एज वेल, राइट। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता वी विल सी कि अलग तरह से अपने जीवन को जी रही है। अब सवाल ये आता है कि इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन थी तो उसका डिक्लाइन कैसे हो गया सर, ठीक है। अब मैंने बताया कि 1800 1900 तक आते आते आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसा कह रहे हैं कि उसका डिक्लाइन हुआ। अब डिक्लाइन के पीछे कारण क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, तो भाई इसके पीछे अलग अलग प्रकार की हाइपोथेसिस है, पर हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हड़प्पीय सभ्यता में ज़्यादातर साइट्स जो चोलिस्तान वाले रीजन में हैं, चोलिस्तान यानी कि आज के थार डेजर्ट वाले रीजन में जहाँ से सरस्वती नदी चलती थी, उसको 1800 बीसी के आसपास छोड़ दिया गया था। ये फैक्ट है हमारे लिए। ये ऑलरेडी सीएपीएफ में पूछ दिया गया है। यूपीएससी माइट आस्क यू इन सिविल सर्विसेज एज वेल, ठीक है। दूसरा, ये डिक्लाइन ग्रेजुअल डिक्लाइन के रूप में था। पहले एक थियरी चलती थी कि हड़प्पा का ओवरनाइट डिक्लाइन हो गया, रातों रात पतन हो गया। आज हम लोग उसको स्वीकारते नहीं हैं सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जब डिक्लाइन हुआ, इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में नए सेटलमेंट्स भी बने गुजरात में, वेस्टर्न यूपी में, यमुना साइड के ऊपर। ये दर्शाता है कि हड़प्पा की जो डिक्लाइन है वो रातों रात नहीं होती है, वो ग्रेजुअल डिक्लाइन के रूप में आपको देखने को मिलती रहती है। और ये ग्रेजुअल डिक्लाइन दर्शाता है कि हड़प्पा का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो वेस्ट एशिया के साथ हो रहा था, इंटरनल ट्रेड जो इनका हो रहा था, वो भी डिक्लाइन में गया। स्क्रिप्ट इन्होंने लिखनी बंद कर दी। टाउन प्लानिंग की जो व्यवस्था इनके द्वारा मेंटेन की गई थी वो भी टूट जाती है। और इन सब के परिणामवश इनका डिक्लाइन हुआ। अब डिक्लाइन के पीछे थियरी चली। थियरी क्या चली? कोई कहता है क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई कहता है इकोलॉजिकली इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लॉइट कर दिया नेचर को, तो उसके कारण प्रकृति नाराज हो गई, इनका पतन हो गया। कोई कहता है भूकंप आया, है ना। कोई कहता है कि इनके यहाँ फ्लड आ गया, फ्लडिंग के कारण। तो एक है जीएफ डेल्स, जीएफ डेल्स ने कहा कि भाई इट इज़ द केस ऑफ फ्लडिंग। कोई कहता आर्यन आए, है ना। आर्यन इन्वेजन थियरी को जॉन मार्शल ने इनिशियली सपोर्ट किया, फिर आर्यन विलर ने तो ऋग्वेद को हाईलाइट कर दिया, कहा कि ऋग्वेद में कहानी है पुरंदर नाम के भगवान की। पुरंदर कोई नहीं पर विष्णु है, जिन्होंने हरियूपा नाम के शहर के ऊपर आक्रमण किया, एंड बाय अटैकिंग ओवर हरियूपा वी विल सी कि ही विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड। और इसके कारण इनका डिक्लाइन हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों ने कहा कि नदियों ने अपना कोर्स बदल दिया होगा, या नदी जो है वो ड्राई हो गई। तो एक से अधिक प्रकार के रीजन्स इसके अंदर में कहा गया है। मोटे मोटे तौर के ऊपर हम ये कहते हैं कि भाई इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पीय सभ्यता जो है वो पतन उसका ग्रेजुअल था। उसमें आजकल इकोलॉजिकल रीजंस को और क्लाइमेट चेंज को बहुत ही हाईलाइट किया जाता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल रीजंस एंड द क्लाइमेट चेंज द डिक्लाइन हैज़ टेकन प्लेस। अब इसमें ऑथर में 3-4 लोगों के नाम याद रखेगा, मार्शल, विलर, जीएफ डेल्स या ए स्टीन करके एक और ऑथर था जिसने डिक्लाइन और बाकी सारे सिटीज़ के डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट किया था। इंटरेस्टिंगली 1800 बीसी के बाद, 1800 बीसी के बाद याद रखेगा कि हड़प्पन्स वेंट थ्रू लेट हड़प्पन फेज, यानी कि डिक्लाइन फेज में वहाँ छोटी बड़ी और संस्कृतियाँ निकल के आई। तो हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद कौन सी नई संस्कृति आती है? दिस कैन बी ए फ्यूचर क्वेश्चन, जिसे हम लोग कहते हैं लेट हड़प्पन पीरियड और द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन पीरियड सर, ठीक है। तो आज का जो हड़प्पीय वाला पीरियड था, या हड़प्पा वाली जो लोकेशन थी पंजाब में, रावी नदी के किनारे, वहाँ पे आपको सिमेट्री एज कल्चर देखने को मिलेगा। यूपीएससी माइट आस्क क्योंकि ये सिमेट्री एज कल्चर कब बना था? 1800 बीसी के बाद इमर्ज होना शुरू हुआ, राइट। आपको सिंध में ही जुकार कल्चर देखने को मिलता है। ये कहाँ पे आया? सिंध में, जहाँ एक टाइम के ऊपर मोहनजोदड़ो था। गुजरात में रंगपुर जैसी साइट्स फिर से फ्लरिश होती है। आप देखिए देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन इन दिस पार्ट
एंड देर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस पार्ट सर, ठीक है। इसको सिसवाल कल्चर कहते हैं। ये हरियाणा के रीजन के अंदर निकल के आता है, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न यूपी की साइड में, राइट। तो आपको पूछा जा सकता है कि विद द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन विच आर द टू मेजर फोकस एरियाज वेयर द न्यू कल्चर्स इमर्ज लेट हड़प्पन पीरियड में, यानी कि 1800 बीसी के आसपास का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर कौन सी नई नई संस्कृतियां निकल के आई। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट अराउंड सर, ठीक है। तो झुकर, सिमेट्री एच, सिसवाल और रंगपुर कल्चर, रंगपुर पहले भी साइड थी, बाद में भी चलती रही। प्रभास पाटन यहाँ कहते हैं एक साइड के रूप में, वही प्रभास पाटन जिसको सोमनाथ के साथ हम जोड़ेंगे सर, ठीक है। तो हमें मोटे मोटे तौर के ऊपर इंडस सिविलाइजेशन के बारे में ये मैपिंग और इतनी साइट्स और लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमने सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर, रिलीजन सबके ऊपर एक मैक्रो बर्ड्स आई व्यू लेने की कोशिश की है। इंटेंशन आपको डराने का नहीं है, इंटेंशन रिवाइज करवाने का है। नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप उसके अंदर क्लिक करके हमें मैसेज कीजिए। नाम को लेके, सर्टिफिकेट्स को लेके, आपका नाम कहीं कॉन्फ्लिक्ट में, आधार में अलग है, मार्कशीट में अलग है, विल ट्राई टू हेल्प यू अराउंड। और सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि ज्वाइन करिए हमारे साथ क्रैश कोर्स में। कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स होगा और इससे भी और ज़्यादा फैक्ट्स और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैं आपको हेल्प करूँगा। प्लीज़ डू जॉइन अस ऑन अन अकेडमी, दिस इज़ अ फंटास्टिक ऑफर 2025 के लिए। इनफैक्ट 2026 के लिए भी बहुत बढ़िया ऑफर चल रही है। 1.5 साल का कोर्स लीजिए और पूरा का पूरा एकदम निश्चिंत हो जाइए, जिसमें जीएस में, सीसेट में, टेस्ट सीरीज के अंदर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी। ये कोड को यूज़ करना ना भूलेगा, PN Live while taking the subscription. This is me Pratik Nayak signing off. I'll see you in one more interesting session on UPSC रिविजन। हमारी ये पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं जहां हम लोग एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न के टॉपिक्स को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।